बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी में महादेवी वर्मा द्वारा लिखा नीलकंठ इस पूरे पार्ट को समझेंगे। साथ में इसके प्रश्नोत्तर भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपके बढ़िया मार्क्स आ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर कर दो इस वीडियो को। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। सबसे पहले चैप्टर को समझते हैं। लेखिका जो कि महादेवी वर्मा पक्षी पालती थी, जीव जंतुओं को पालना उनका बड़ा शौक था, बड़ा अच्छा लगता था उन्हें। तो लेखिका एक मेहमान को एक दिन स्टेशन पहुंचा करके सीधे चिड़ियों और खरगोश की दुकान में पहुंच गई। एक दुकान पास में थी जहां खरगोश, चिड़िया, पशु पक्षी वो रखता था दुकानदार। बड़े मियाँ नाम था उसका। वहाँ बड़े मियाँ ने उसे बताया कि उसके पास 2 मोर के बच्चे, एक मोर है और एक मोरनी है। दुकान है, वो बेचना होता उसे। तो वो लेखिका को कहता है कि भैया आप ले लो इन्हें। लेखिका को जिज्ञासा हुई मोर के बच्चों को देखने की, तो बड़े मियाँ ने छोटा सा पिंजरा दिखाया और कहा कि ये दो, जिसमें तीतरों के समान छोटे छोटे 2 बच्चे बैठे हुए थे। उसने मोर के इस जोड़े का दाम 30 रुपये बताया। मैडम जी 30 रुपये का है। और मैडम ने कहा कि ठीक है भाई 30 रुपये का है, क्योंकि उन्हें पक्षी पालना, उन्हें जीव जंतु पालना बड़ा अच्छा लगता था। तो क्या करा उन्होंने, लेखिका ने 30 रुपये दे करके मोर मोरनी के जोड़े को क्या कर दिया, खरीद लिया और अपने घर ले आई। लेकिन घर का कोई भी आदमी उन्हें मोर मोरनी मानने को तैयार नहीं था। भाई छोटे छोटे थे, ऐसा लगता जैसे तीतर जैसे बच्चे। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मोर मोरनी का पता चलता नहीं। सभी को लग रहा था कि तीतर हैं। लेखिका चिढ़ गई, भाई तीतर हैं तो क्या फ़र्क पड़ गया, तीतर है या मोर है, मुझे कौन से इनसे दूध दोहना है। मोर है तब भी ठीक है, तीतर है तब भी ठीक है, क्योंकि वो पक्षी प्रेमी थी। तो जैसे भी ये पक्षी हैं, चिढ़ा दिए जाने के कारण ही शायद उन दोनों पक्षियों के प्रति लेखिका के व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। तो चिढ़ा दिया लोगों ने, भाई तुम मोर समझ के क्या ले आए। तो अब लेखिका उन दोनों जो मोर मोरनी के बच्चे थे उनसे और ज़्यादा प्यार करने लगी। लेखिका ने सबसे पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में पिंजरा रखवाया, जहाँ वो स्टडी करती थी, किताबें कहानियाँ लिखती थी। वहीं एक पिंजरा मंगाया और उसी पिंजरे में इन दोनों मोर मोरनियों को रख दिया। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, सत्तू जानते हैं हाँ, जिसे खाया जाता है, तो सत्तू की गोली और पानी भी उनके सामने रख दिया। भाई जब ज़रूरत पड़े पानी पी लो, जब ज़रूरत पड़े सत्तू खा लो। दोनों पक्षी स्वतंत्र होकर के कमरे में घूमने लगे। कभी वो मेज़ के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे छुप जाते। अंत में उन दोनों पक्षियों ने लेखिका की रद्दी की टोकरी थी, एक रद्दी जिसमें वो रद्दी पेपर रखते थे, उसी रद्दी की टोकरी को अपना घर बना दिया। 2-4 दिन वे इसी तरह से इधर उधर गुप्तवास करते रहे। दिन भर छुप छुप के रहते थे और जैसे रात होती उस रद्दी की टोकरी में आ जाते। धीरे धीरे वे आश्वस्त हो गए थे, श्योर हो गए थे कि जो लेखिका है उनकी मालकिन है और वो इन दोनों को मारेगी नहीं। आश्वस्त होने के बाद वे कभी मेज़ पर आ जाते, पहले छुप छुप के रहते, फिर कभी मेज़ पे आ जाते, कभी कुर्सी पे आ जाते, यहाँ तक कि कभी कभी लेखिका के कंधे और सिर पर बैठने लगे। ऐसा ही होता है ना, जब हमारे जो पालतू पेट होते हैं वो पहले तो हमसे डरते हैं, धीरे धीरे वो हमारे पास आते हैं, धीरे धीरे हमारे गोदी आ जाते हैं, कंधे चढ़ते हैं, सर में चढ़ने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही इन दोनों बच्चों के साथ भी होने लगा। खिड़कियों में जाली लगी थी, किंतु लेखिका को दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था। भाई खिड़कियों में जाली लगी थी, लेखिका के जाले में और भी दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी थे, लेकिन वो जाला रखती थी, जाला लगाती थी। क्यों? क्योंकि उसे अपनी बिल्ली, उसका नाम था चित्रा, तो बिल्ली पर शक था, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली झपट्टा मारे और इन दोनों को मार दे। वैसे तो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, क्योंकि चूहे भी उस बाड़े में रहते थे, बिल्ली भी रहती थी और दूसरे जीव जंतु रहते थे। फिर भी किंतु ये दोनों
सर्वथा अपरिचित है, नए पक्षियों को देख करके शायद वो आक्रमण कर दें। इसलिए लेखिका ने एक तो चित्रा बिल्ली को साइड रखा, दूसरा उन दोनों को अपने ही रूम में रखा ताकि वो मतलब वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना आए। बाद में लेखिका ने इन दोनों पक्षियों को क्या कर दिया, जाली के बड़े घर में रख दिया जहाँ बाकी सारे और पशु पक्षी रहते थे। शुरुआत में अपने पास रखा और धीरे धीरे दूसरे पशु पक्षियों को पता लग गया कि भाई ये भी पालतू हैं, तो फिर उन दोनों को उठा करके और बाड़े में रख दिया। यह उसका जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। सारे जीव जंतु एक जगह रहते थे। नई जगह पर दोनों पक्षियों का काफ़ी आवभगत हुआ, भाई ना, भाई नई जगह पे सबने वेलकम किया, आइए आइए आइए। जैसे नई दुल्हन और नया दूल्हा आता है ना, तो दूल्हे दुल्हन की तरह उन दोनों का स्वागत किया गया सभी पक्षियों ने। कबूतर वो गुटरुगु करने लगा, खरगोश उनके आसपास उछलने लगा, जो तोता था उनका निरीक्षण करने लगा। तो सारे अपने अपने लेवल में उनका मतलब निरीक्षण करने लगे, उन्हें देखने लगे। मोर के बच्चे भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। अभी तक तो छोटे तीतर जैसे लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था कि वो तीतर थे, एक्चुअल में थे वो मोर मोरनी। लेकिन मोर मोरनी जब छोटे छोटे होते ना तो ऐसा लगता जैसे वो तीतर हों। तो ये बड़े होने लगे और इसके साथ ही उनके शारीरिक परिवर्तन भी दिखने लगा, भाई शरीर बदलने लगा, है ना। अगर वो चूहा रहे तो छोटा ही रहेगा, हाथी रहे तो बड़ा 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 होने लग जाएगा। मोर के सिर की कलगी और सघन और चमकीली होने लगी। भाई मोर के सिर में आपने देखा होगा कलगी होती है, तो कलगी और घनी घनी होने लगी और चमकीली होने लगी, अच्छी लगने लगी। चोंच पैनी और टेढ़ी होने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में शलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगी। पूंछ लंबी हो गई। भाई धीरे धीरे मोर अपने स्वरूप में आने लगा। तो जैसा मोर होता है लंबा होने लगा, उसकी टांगें बढ़ने लगी, कलगी बढ़ने लगी, पंख बढ़ने लगे, मतलब अपने पूरे स्ट्रक्चर ढांचे में वो आने लगा। उसके पंखों पर चंद्रिकाओं में इंद्रधनुष से रंग उदीप्त हो उठे। मोर के हाव भाव में भी परिवर्तन झलकने लगे। भाई नाचना, है ना, इस तरह से ऊंचा देखना, नीचा देखना, दाएं बाएं देखना, बड़ा अच्छा लगता था। किंतु मोरनी का विकास इतना चमत्कारिक तो नहीं था। भाई मोरनी इतनी सुंदर नहीं बनी। हालांकि मोर ज़्यादा सुंदर होता है और मोरनी थोड़ी कम सुंदर होती है। फिर भी वो जो है उसे देख कर के आभास तो हो ही जाता था कि वह मोर की उपयुक्त सहचारणी थी, है ना। तो भाई मोर की जो ये ग्रीवा थी, ग्रीवा मतलब कंठ, वो नीली थी, है ना। तो इसी कंठ नीले होने के कारण नीलकंठ रख दिया मोर का नाम। और मोरनी हमेशा नीलकंठ के आसपास ही घूमती, छाया के समान रहती उसके साथ, तो मोरनी का नाम राधा रख दिया। तो ये प्रश्न आएगा आपको कि भाई मोरनी का नाम क्या रखा, क्यों रखा और मोर का नाम किस आधार पे रखे गए। तो लेखिका ने मोर का नाम रख दिया नीलकंठ क्योंकि उसका कंठ नीला था। मोरनी का नाम रख दिया राधा क्योंकि हमेशा नीलकंठ के साथ उसके छाया के समान रहती थी। नीलकंठ ने बहुत जल्दी अपने आप को चिड़ियाघर के जीव, सभी निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक बना दिया। भाई कई बार ऐसे होता है कि जो नया बच्चा आता है, आपके क्लास में कभी आता होगा, वो इतना फ्रेंडली, इतना बढ़िया उसका नेचर कि वो सभी दोस्तों में हीरो बन जाता है, सभी की फेवरेट बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही था इन दोनों में भी, क्योंकि सुंदर थे और अच्छे, तो धीरे धीरे सेनापति बन गया। सेनापति बनना इतना आसान नहीं है। सेनापति का मतलब होता है सेना का पति, रक्षा करने वाला। तो नीलकंठ ऐसा ही था, सबकी देखभाल करना, सबका ख्याल रखना, कोई किसी को परेशान न करे, जो किसी को परेशान करता तो उनको दंड देता, तो न्याय प्रिय था। वह खरगोशों, कबूतरों आदि की बखूबी देखभाल करता। उसके रहते कोई उन पक्षियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, है ना। सबकी देखभाल करना, एक दूसरे को कोई किसी ने छेड़ दिया तो समझो नीलकंठ ने उन्हें दंड देना ही है। एक बार क्या हुआ कि एक सांप जाली के घर में घुस आया, बाहर वाला सांप, अंदर वाला नहीं था।
सभी जीव जंतु घबरा गए, भागकर इधर उधर छिप गए। दुर्भाग्यवश सब लोग अपने अपने जीव जंतु, सांप आया तो सांप 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 सारे जीव जंतु भाग गए, लेकिन छोटा सा खरगोश का बच्चा वो नहीं भाग पाया और उसे पकड़ लिया सांप ने और अपने मुंह में दबा लिया। उसका आधा शरीर तो मुंह में दबा दिया और बाकी का जो आधा शरीर था, मुंह वाला भाग, उससे वो ची ची की आवाज़ निकालने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। भाई बाकी सारे जानवर तो छुप गए, लेकिन नीलकंठ उस समय सो रहा था थोड़ा। जैसे उसने देखा, सुना भाई मुझे कोई पुकार रहा है, दौड़ के आया, सारा सब कुछ छोड़ के और झपट्टा मार के वो नीचे आ गया। देखिए यही पहचान होती है एक अच्छे दोस्त की, यही पहचान होती है अच्छे इंसान की, कि वो अपने दोस्तों को मुसीबत में देख करके तुरंत भागता है और मुसीबत में फंसे दोस्त की मदद करता है। फौरन उसने सांप को फंस के पास से पंजों से दबाया, फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि थोड़ी देर में जो सांप था वो अधमरा होकर के गिर पड़ा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। तो खरगोश का बच्चा उसके मुंह से बाहर निकल आया और बेहोश सा पड़ा रहा। भाई इतनी देर उसने मुंह में दबाए रखा तो बाहर आया, बेहोश हो गया। राधा ने अपनी मंद केका से असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। भाई राजा अटैक तो जो राधा है, मोरनी है, वो अटैक तो नहीं कर सकती, बट उसने सबको सूचना दे दी कि कुछ ऐसा हो गया है। इतना सुनते ही माली पहुंच गया, लेखिका भी पहुंच गई और बाकी सारे लोग आ गए और भीड़ हो गई। नीलकंठ ने पहले तो सांप के 2 टुकड़े कर डाले, फिर वह खरगोश के पास गया और रात भर से पंखों के नीचे उष्णता देता रहा, यानी कि जो सांप ने उसे दबाया था उसे वो थोड़ा सा मतलब ठीक करने लगा ताकि वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। मोर कलाप्रिय वीर पक्षी होते। भाई सिर्फ मोर ऐसा नहीं कि आप सोचो हिंसक है, वे हिंसक बिल्कुल नहीं होते। तो फिर उसने सांप को क्यों मारा? हिंसक मतलब होता है जो हिंसा करता है, जो दूसरों को मारता है। अब आप कहोगे कि भाई मोर ने सांप को मारा। सांप को मारा नहीं था, बल्कि सांप से बचाया था। भाई सांप अगर ओबियसली खरगोश को खाए, नीलकंठ के दोस्तों को खाए, तो नीलकंठ को अच्छा नहीं लगेगा। तो जो नीलकंठ है वो कला प्रिय है, सुंदर नाचना, गाना, उछलना, कूदना, पंखों का डांस दिखाना। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं भी थी, क्योंकि मोर था तो मोर का काम सुंदर नाचना है, सुंदर आवाज़ निकालना है। फिर लेखिका से नाम दे करके उसका मानवीकरण भी कर दिया गया। आकाश में बादल छाया नहीं कि नीलकंठ का नाचना शुरू हो जाता है। तो नीलकंठ को 2 मौसम, यानी कि मोर मोरनी को 2 मौसम बहुत पसंद होते हैं। पहला बसंत ऋतु, जब हर जगह पेड़ों पे फूल पत्तियां रंग बिरंगे खिलने लग जाते हैं, और दूसरा वर्षा ऋतु। भाई बारिश हुई और नीलकंठ और मोर नाचने लग जाते हैं, झूमने लग जाते हैं, है ना। राधा नीलकंठ की तरह नहीं नाचती थी, परंतु उसकी गति में भी छंद होता था। भाई राधा उतनी अच्छी तो नहीं नाचती थी, लेकिन नीलकंठ के साथ रहते रहते वो भी बस नीलकंठ के साथ नाचने लग जाती। लेखिका के साथ रहते रहते नीलकंठ समझ गया कि उसे, यानी कि लेखिका को, उसका नृत्य यानी कि नाचना बहुत अच्छा लगता है। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो ऑब्वियसली आप भी उनकी आदतों को समझ जाते हैं। मान लीजिए इस क्लास में, आपकी क्लास में 6 या 8 टीचर आते हैं, है ना। तो पहले मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्कूल से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि आपके स्कूल का क्या नाम है। वीडियो रोक करके कमेंट ज़रूर करें और आपका स्कूल कौन सी जगह है ये ज़रूर मेंशन करें। तो ठीक है, उसे लगा कि भाई जो लेखिका है उसको मेरा डांस अच्छा लगता है, तो लेखिका के पास आ जाता और डांस करने लगता। अतः वह रोज़ लेखिका के जाली घर में पहुंचता, नृत्य के भंगिमा में खड़ा हो जाता। लेखिका के यहाँ देश विदेश से पहुँचने वाले लोग भी आते थे, तो नीलकंठ को बहुत पसंद करते थे। नीलकंठ दिखने में सुंदर था, फिर इसकी आवाज़ सुंदर थी, फिर इसका डांस सुंदर था, तो एवरीथिंग मोर के अंदर बहुत अच्छा था। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। उन्होंने कहा कि ये मोर नहीं बल्कि परफेक्ट जेंटलमैन है। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद है।
मेघ के गर्जन, जब बादल गरजते हैं, पर नीलकंठ का ताल पर नीलकंठ का नृत्य शुरू हो जाता है। और फिर जितना तेज गरजेगा बादल, जितनी तेज बिजली चमकेगी, बूंदों की रिमझिमाट जितनी तेज होगी, जितनी तेज बारिश पड़ेगी ना, नीलकंठ का नृत्य यानी कि डांस, नाचना उतना ही तेज और सुंदर होने लगता। इसीलिए नीलकंठ यानी कि मोर को बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती है। ये तो था एक ट्रायल। तो भाई नीलकंठ सबका राजा बन गया, राधा उसके साथ साथ रहती, नीलकंठ और राधा दोनों साथ साथ रहते, है ना। तो एक थोड़ा सा साथ साथ रहते रहते एक अपनापन सा भी हो गया। अब एक नई कहानी शुरू होती है कि एक दिन लेखिका कहीं जा रही थी, बड़े मियाँ ने पहले की भांति उनको रोक लिया। उसने एक मोरनी लेखिका को दिखाया। यह मोरनी राधा के समान तो नहीं थी, लेकिन उनके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूट गई थी, जिसके कारण वह खड़ी नहीं हो पा रहे थे। भाई एक बार फिर जाती है लेखिका उस दुकान, बड़ी मियाँ की दुकान के पास। इस बार एक और पक्षी दिखाता मैडम को। मैडम ये मोरनी है, चिड़ी मारे से पकड़ के लाया, लेकिन ये पूरा घायल पड़ी है। अब आपको ही दे सकता हूँ मैं, क्योंकि आप पक्षियों को पालते हैं। लेखिका के मन में नहीं था कि भाई अब लूँ, लेकिन क्योंकि वो घायल थी, पक्षी प्रेमी थी, जो मोरनी थी वो घायल थी, और महादेवी वर्मा पक्षी प्रेमी थी, तो घायल मोरनी को ले आई घर में, उसकी मरहम पट्टी करी। लेखिका ने उसे 7 रुपये में ख़रीद लिया। भाई बीमार थी, पंजों की मरहम पट्टी करी, देखभाल करी, और महीने भर में वो ठीक हो गई। लेकिन उसके जो पंजे थे ना, वो सही नहीं हो पाए, टेढ़े मेढ़े हो गए। तत्पश्चात से जाले घर में पहुंचा दिया गया और उसका नाम रख दिया कुब्जा। लेकिन कुब्जा बड़ी ईर्ष्यालु थी, बड़ी जलन मस्ती थी, झगड़ालू थी, अच्छी नहीं थी, है ना। तो जैसे उसका नाम कुब्जा, वैसे उसका नाम कुब्जा। कुब्जा का मतलब होता टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा, नेचर भी टेढ़ा, अच्छा नहीं था कुछ भी कुब्जा में। वह नीलकंठ और राधा को एक साथ देखते ही उन्हें मारने दौड़ती। नीलकंठ और राधा को एक साथ नहीं देखती थी, प्यार हो गया था उसे भी। कुब्जा को भी नीलकंठ से प्यार हो गया था, और राधा तो पहले से नीलकंठ के साथ रहती। जब नीलकंठ और राधा दोनों साथ रहते हैं, तो जो कुब्जा है वो मोरनी को परेशान करती, राधा को छेड़ती, मारती, पीटती। उसे ये लगता था कि नीलकंठ के साथ राधा न रहे, मैं रहूं, और नीलकंठ राधा के साथ ना रहे, नीलकंठ मुझसे प्यार करे। ऐसा कैसे हो सकता है ना। भाई इसका नेचर बड़ा गंदा था, तो कौन कुब्जा के साथ रहना पसंद करे। चोंच से मार मार कर उसने राधा का जीना दूभर कर दिया था। वह स्वयं नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, किंतु नीलकंठ उससे दूर भागता था। नीलकंठ नहीं रहना चाहता था कुब्जा के साथ। भाई ऑब्वियसली कुब्जा जो कि गंदे नेचर की थी, तो ऐसे नेचर वालों के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, है ना। नॉर्मली आप अपनी क्लास में देखो, जो आपकी क्लास में खड़ूस हो, जो आपकी क्लास में ईगो वाला या वाली हो, जो आपकी क्लास में झगड़ालू हो, है ना, उसके साथ कौन रहना पसंद करेगा। तो यही सब नेचर कुब्जा का भी था। नीलकंठ कुब्जा के साथ रहना नहीं चाहती थी, नीलकंठ राधा के साथ रहना चाहता था। लेकिन राधा को एक साथ, नीलकंठ राधा को एक साथ देख करके जो कुब्जा थी वो राधा पे झपट पड़ती थी। तो प्यार का मोहब्बत, मतलब ये प्यार का मामला था। भाई प्यार का मामला बड़ा खतरनाक होता है। वह सिर्फ राधा को साथ चाहता था। कौन? नीलकंठ राधा के साथ चाहता था। कुब्जा ने उसकी सारी प्रसन्नता दूर कर दी। राधा की दूरी से उदास रहने लगा। भाई जैसे ही राधा नीलकंठ के पास आती या नीलकंठ राधा के पास जाता, तो कुब्जा जो है राधा को परेशान करने लगी, उसे छेड़ने लगती थी। तो राधा जो है नीलकंठ से दूर रहने लगी धीरे धीरे। अब नीलकंठ को बड़ा अच्छा, मतलब गंदा लगा, भाई अच्छा नहीं लगा राधा का दूर रहना। धीरे धीरे उदास रहने लगा। धीरे धीरे उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता झलकने लगी, और एक दिन दुनिया से चल बसा। भाई अच्छा नहीं लगा उसे, इस तरह से बार बार परेशान करती कुब्जा राधा को। और राधा नीलकंठ दोनों बिछड़ गए, अलग अलग रहने लगे। तो नीलकंठ जो है उसने अपने
प्राण त्याग दिए राधा के वियोग में। लेखिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसे न कोई बीमारी थी, ना कोई उसके शरीर पे चोट था, ना ही कुब्जा ने उसे मारा, ना ही किसी ने उसे मारा, न ही कोई से बीमारी थी। आखिर नीलकंठ कैसे मर गया, ये सवाल था लेखिका के मन में भी। और जो नीलकंठ था एक्चुअल में वो राधा के वियोग में मर गया। लेखिका उसका शॉल लपेटकर उसे संगम ले गई और गंगा की बीच धार में से प्रभावित कर दिया। नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा भी कई दिन तक बेजान सी पड़ी रही। कुब्जा ने भी नीलकंठ को बहुत खोजा। वे कुब्जा भी पसंद करती थी नीलकंठ को, लेकिन नीलकंठ नहीं पसंद करता था। अब राधा ने जब नीलकंठ को नहीं देखा तो बड़ी दुखी हुई, परेशान हुई, खोजा पूरा उसे, लेकिन मिला नहीं। एक दिन कजली, एक अल्सेशियन कुत्ती है, यानी कि कुतिया थी, कुब्जा के सामने पड़ गई। और कुब्जा जो कि उसका नेचर था सबको परेशान करना, तो उसने क्या करा, चोंच मार दिया कुतिया को। फलस्वरूप कजली के 2 दांत उसके गर्दन पर लग गए और वहीं कुब्जा समाप्त हो गई। कुब्जा का वही प्राणांत हो गया। काश कुब्जा पहले मर जाती तो राधा और नीलकंठ अलग अलग ना होते। काश लेखिका को समझ आ जाता तो इनको अलग अलग रख देती, तब भी नीलकंठ बच जाता। लेकिन ना लेखिका को समझ में आया, ना ही कुब्जा पहले मरी। नतीजा ये हुआ कि राधा अलग हो गई, नीलकंठ अलग हो गया, कुब्जा अलग हो गई। सारी जो खुशियाँ थी वो मातम में बदल गया। कुब्जा का प्राणांत हो गया। अब सिर्फ राधा बच गई। उसे भी नीलकंठ का इंतज़ार था, लेकिन नीलकंठ अब शायद ही लौट आए, क्योंकि नीलकंठ अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उससे देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? भाई मोर का नाम क्या रखा, मोरनी का नाम क्या रखा? तो मैंने अभी आपको बताया कि नीलावग्रीवा के कारण, नीली ग्रीवा, नीला कंठ होने के कारण मोर का नाम रख दिया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहती तो उसका नाम रख दिया राधा, है ना। हमेशा छाया के समान रहती तो नीलकंठ का नाम, मोर का नाम नीलकंठ और मोरनी का नाम राधा रख दिया। अगला सवाल है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का, मोर मोरनी का स्वागत किस प्रकार किया गया? तो मैंने बताया आपको, जैसे नई दुल्हन, नया दूल्हा आता है गांव में तो उनको सब देखने लग जाते हैं, वैसे ही जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का भव्य स्वागत हुआ, दूल्हा दुल्हन की तरह। लक्का कबूतर नाचना छोड़ करके दौड़ पड़ा और चारों तरफ घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों की तरह क्रम में बैठ कर के उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की तरह गेंद वाले छोटे छोटे खरगोश उछल कूद मचाने लगे। तोते उनका एक आंख बंद करके उन्हें परीक्षण करने लगे। तो अलग अलग सिस्टम था। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? भाई लेखिका को नीलकंठ की बहुत सारी आदत अच्छी लगती थी। जैसे नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर का निवासी, जीव जंतुओं का सेनापति, संरक्षक बना दिया। लेखिका को बहुत अच्छा लगा, अभी अभी आया है, सेनापति बन गया। सवेरे सवेरे खरगोश, कबूतर और सबकी देखभाल करता, उनको एकत्रित करता, उन्हें दाना वाना चुगाने के लिए ले जाता, फिर वापस ले आता, उनकी देखभाल करता, केयर करता। ये भी बड़ा अच्छा लगा। नीलकंठ को मालूम था कि लेखिका को उसका नाचना अच्छा लगता है, तो लेखिका को नीलकंठ का नाचना भी अच्छा लगता है। और लेखिका के हाथ में जो भुने चने हैं, हौले हौले खाना, ये भी लेखिका को बहुत अच्छा लगता था। नीलकंठ हथेली में हौले हौले खाना, ये सारी चीज़ें अच्छा लगता था। नीलकंठ की इन चेष्टाओं को देख करके लेखिका आनंदित हो जाती थी। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना को संकेत कर रहा है? एक सवाल है। आनंदोत्सव, भाई आनंदोत्सव था, बरसात का मौसम है, नीलकंठ और राधा आपस में नाचते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इसी दौरान एक कुब्जा आती है और कुब्जा सारा खेल ख़त्म कर देती है। सब बेमेल, मतलब राधा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन कुब्जा उसे देख नहीं पाती थी। तो नीलकंठ न राधा का हो पाया, न कुब्जा का हो पाया।
है ना। नीलकंठ मर गया, उसके बावजूद कुब्जा भी मर गई, बची राधा अकेली। तो तीनों अलग अलग हो गए। उसी सवाल को यहाँ पे कि उपयुक्त वाक्य एक दुखद घटना क्यों संकेत कर रहा है। लेखिका एक और मोरनी खरीद कर लाती है। यह बहुत मोरनी ईर्ष्यालु प्रकृति की है। उसे नीलकंठ का राधा के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। दरअसल वह राधा को हटाकर स्वयं नीलकंठ के सानिध्य में आना चाहती थी, नीलकंठ से प्यार करती थी, जबकि नीलकंठ को उसका साथ बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे नीलकंठ और राधा की दूरी बढ़ने लगी, जिसे नीलकंठ बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह उदास रहने लगा। एक दिन नीलकंठ मर गया राधा के वियोग में। तो ये बेमेल था भाई, नीलकंठ राधा के पास नहीं जा पाया, इधर कुब्जा का भी नीलकंठ नहीं हो पाया और उधर राधा के भी नीलकंठ, मतलब सब कुछ तितर बितर हो गया। तो यह उदास रहने लगा और एक दिन मर भी जाता है। नई मोरनी भी कजली, वो कुतिया के शिकार हो गई। राधा अकेली बची जो कि नीलकंठ का इंतजार अब कर रही है। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। जैसे बसंत ऋतु आती है, जैसे बारिश होने लग जाती है, तो नीलकंठ को जाली घर में बंद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे बाहर जाना है, उसे नाचना है, उसे कूदना है, उसे सुंदर केका यानी कि आवाज़ करनी है। वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे। अशोक नए ताल पल्लवों से ढक जाता था। जो अशोक का पेड़ है वो पत्ते पत्ते नए नए आ जाते। इस ऋतु के खूबसूरत और नया नाभिराम यानी कि आंखों को सुंदर लगने वाले दृश्य नीलकंठ को इतने भाते थे कि उसके लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय हो जाता था। शायद इसीलिए लेखिका उसे बाहर छोड़ देती, ताकि नीलकंठ पूरी तरह से वसंत ऋतु का आनंद ले सके। तो वसंत ऋतु में उसे बाहर छोड़ देती ताकि वो मस्ती कर पाए। जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे भाई। चूहा, सभी चूहा बिल्ली सब एक साथ रहते, बड़े प्रेम से रहते थे। पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। आखिर कुब्जा सबके साथ क्यों नहीं रह पाई। कुतिया को छेड़ दिया, राधा को छेड़ दिया और जीव जंतुओं को छेड़ती रहती थी। कुब्जा का स्वभाव अच्छा नहीं था, बड़ा कुटिल, वह ईर्ष्यालु प्रकृति की थी। ईर्ष्यालु मतलब जलन वाली भावना थी। वह राधा को चोंच मार मार कर परेशान किए रहती, ताकि राधा नीलकंठ के नज़दीक ना आ सके। तो ऐसे इंसान को भी कोई पसंद नहीं करता जो सिर्फ ईर्ष्यालु हो, झगड़ालू हो, बात बात में लड़ जाते हो। वह अन्य जीव जंतुओं को नीलकंठ के समीप नहीं आने देना चाहती थी और स्वयं नीलकंठ उसके साथ नहीं रहना चाहता था। कुब्जा किसी स्वभाव के कारण जाली घर का कोई भी जीव जंतु उसका मित्र नहीं बन पाया। किसका? कुब्जा का। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ का स्वभाव कैसा था। तो भाई एक बार सांप ने खरगोश के बच्चे को निगल लिया, फिर नीलकंठ सोया हुआ था, आया, उसने सांप को मार दिया। तो नीलकंठ का स्वभाव एक तरफ सांप को मार दिया, इनकी रक्षा कर दी बाकी जानवरों की, वहीं दूसरी तरफ खरगोश के बच्चे को गर्माहट देता रहा और उसे ठीक करता रहा। नीलकंठ काफ़ी चौकन्ना रहा करता था, उसके अंदर सहज चेतना थी। चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं को संरक्षण यानी कि उनकी रक्षा करता था, और जब वे दाना तुगते तो नीलकंठ उन सब की रखवाली करता था। तो ये हैं आपके लिए नीलकंठ पाठ, साथ में इसके प्रश्न उत्तर। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इसके क्वेश्चन आंसर समझ आ चुके होंगे। अब आप कोई भी सवाल अपना एग्जाम में लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि आपके ग्रुप में भी सभी को क्लियर हो जाए ये चैप्टर। और चैनल पर पहली बार आए तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी छोटी से छोटी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।